नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 218वां दिन, सुबह के बज रहे 9 और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और दिखाएंगे भी। दिल्ली की गलियों से दिल्ली वालों की दिन भर की कहानी तक खबरें होंगी आपकी मतलब की। तो कान खोलो, दिल लगाओ और जुड़ जाओ हमारे साथ, जो कि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जिसकी चर्चा पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में है। हम बात कर रहे हैं उस जल प्रलय की जो उत्तरकाशी में देखने को मिला। उत्तरकाशी ने इस जल प्रलय को अपनी आंखों से देखा। यह है उत्तरकाशी। दिन मंगलवार तारीख 5 अगस्त 2025 दोपहर 1:30 का समय था और बादल फटने के बाद सैलाब की गड़गड़ाहट ने पूरे देश को हिला दिया। उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त 2025 का दिन एक ऐसी आपदा लेकर आया जिसने यहां के जनजीवन को पूरी तरह से पटरी से उतार दिया है। मंगलवार को दोपहर में ऐसी तबाही देखने को मिली जिसे पूरे देश में एक तरीके से बात अगर करें तो सनसनाहट देखने को मिली है। अब उत्तरकाशी का धराली गांव मलबे में तब्दील हो गया। महज 34 सेकंड में ही खीर गंगा नाले में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया, उसे मलबे के ढेर में बदल दिया। अभी तक 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है और 4 लोगों की मौत हो गई। तो यहाँ पर उत्तरकाशी में जो तबाही देखने को मिली है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बात अगर करें उत्तरकाशी की तबाही की तो सोनाली पूरी दुनिया ने उत्तरकाशी की तबाही की तस्वीरें देखी हैं और बादल फटा और साथ ही बादल फटने के बाद जैसे ही मलबा गांव की तरफ बढ़ा तो महज 34 सेकंड, आप अंदाजा लगाइए 34 सेकंड, पलक झपकते ही 30 से 34 सेकंड बीत जाते हैं। अब ऐसे में पलक झपकते ही जब तबाही का मंजर यहाँ पर देखने को मिला है तो उसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें उत्तरकाशी की तरफ गई कि उत्तरकाशी में आखिर हुआ क्या। अब सोनाली इस तरीके की तबाही देखने को मिली है। अब 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। अब 120 से ज्यादा लोगों का बल्कि रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। साथ ही साथ सेना भी इसमें मदद कर रही है और लगातार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी तक जैसा कि आपने कहा 120 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है और फिलहाल लगातार टीम जो है वो लोगों की तलाश कर रही है ताकि उन्हें बचा लिया जाए। बिल्कुल सोनाली, हम ये कल्पना तो करते हैं कि पहाड़ों की जिंदगी आसान होती है, लेकिन पहाड़ों की जिंदगी आसान होती नहीं है। अब देखिए जैसे उत्तरकाशी में देखने को मिला, बादल फटा और जो पहाड़ी इलाके होते हैं ज्यादातर बादल इन्हीं इलाकों में फटते हैं। अब ऐसे में उत्तरकाशी में जो देखने को मिला है और उसके बाद 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ मलबा जब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ा तो ताश के पत्तों की तरह ढह गए मकान। लोग इधर से उधर भागते हुए नजर आए। अब कल्पना कीजिए सोनाली, अगर इतना बड़ा एक आपदा का सैलाब अगर आ जाए तो जाहिर सी बात है कल्पना से परे होता है। कल हमने देखा जब तस्वीरें सामने आई जिस तरह से एक आफत का, मौत का सैलाब आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल, लोग चीखते हुए नजर आए, चिल्लाते हुए नजर आए। लोगों का कहना, लोग चिल्ला भी रहे थे कि बचा लीजिए, लेकिन कुदरत का ये मंजर था, क्या कर सकते थे। बिल्कुल। अब कल एक देखने की बात ये भी थी कि अभी फिलहाल जब कल बादल फटा उत्तरकाशी में दोपहर 1:30 बजे का समय था। अब ऐसे में अब गनीमत ये रही कि ये रात को देखने को नहीं मिला। अगर रात को देखने को मिलता, क्योंकि दिन में हम देखते हैं अपने दिनचर्या के हिसाब से लोग जो है वो कामों में लगे रहते हैं। अब ऐसे में कल जब ये उत्तरकाशी में देखने को मिला उसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें उत्तरकाशी की तरफ आई कि उत्तरकाशी में आखिर क्या हुआ, क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा। 34 सेकंड का समय सोनाली, अब 34 सेकंड में सैलाब ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। तो यहाँ पर धराली गांव में जिस तरीके से एक ये मंजर देखने को मिला है, अपने पीछे चीख पुकार और एक ऐसी शांति जिसमें केवल और केवल लोगों के लापता होने की खबर, रेस्क्यू की खबर और ताज़ा अपडेट ये है इस मामले को लेकर अब 100 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। 4 लोगों की मौत की खबर अभी तक फिलहाल सामने आई है। बिल्कुल। तो यहाँ पर
ये तो खबर हमने बताई आपको कि उत्तरकाशी में क्या देखने को मिला। अब दिल्ली विधानसभा की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र चल रहा है और आज मानसून सत्र की कार्रवाई का है तीसरा दिन। फीस नियंत्रण विधेयक पर चर्चा आज देखने को मिलेगी और साथ ही आज सदन में पास होने की उम्मीद भी जताई जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा 1 से 2 दिन जब मानसून सत्र की कार्रवाई देखी सोनाली, तो इस पर चर्चा भी देखने को मिली और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने जोरदार हंगामा भी किया कि ये जो आप बिल लेकर आ रहे हैं ये तो प्राइवेट स्कूलों को पूरी तरीके से आजादी दे देगा कि आप फीस बढ़ाइए। 3 साल में एक बार आप अलाउ कर रहे हैं फीस बढ़ाने को लेकर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे समय में तो हमने बिल्कुल भी फीस नहीं बढ़ाई, तो कहीं ना कहीं अभिभावकों पर ये बोझ है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। आपका इस पर क्या नजरिया है सोनाली कि अगर ये बिल आता है तो अभिभावकों पर किस तरीके से असर पड़ेगा, वो सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा? क्योंकि हम अभी चर्चा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बात अगर करें अगर अभिभावकों के नज़रिए से, अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, दिल्ली सरकार हमारे लिए ऐसा बिल लेकर आती है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण लगाया जा सके, तो ये अभिभावकों की जेब पर किस तरीके से काम करेगा? आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार खुद तय कर रही है तो कहीं ना कहीं वो लोगों का जो बजट है वो भी देखेगी कि कितना फी अभिभावक दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बिल से अभिभावकों को फायदा ही होगा, नुकसान तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। आपको क्या लगता है? अब लगता मुझे ये है कि यहाँ पर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये विधेयक है वो इंट्रोड्यूस किया है, इसमें एक बात कही गई है कि फीस बढ़ोतरी की शिकायत को लेकर 15% अभिभावकों की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ड्रॉबैक है। आज जब वोटिंग होगी तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो तो खिलाफत में वोट करेंगे ही। अब पहले दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ाने को लेकर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक 2025 सदन में पेश किया और मंत्री आशीष सूद ने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यदि कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो न सिर्फ उस पर जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उसकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। एक ये बड़ी बात भी। अब इस कानून की बारीकियां कुछ मैं आपको ठीक तरीके से बता देता हूं, उसके लिए आपको आसानी होगी समझने में कि इस कानून के बाद क्या क्या होगा। ये कानून जो है वो सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लागू होगा, जितने प्राइवेट स्कूल हैं नेशनल कैपिटल राजधानी दिल्ली में सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा ये विधेयक। और साथ ही अब जो स्कूल है वो 3 साल में केवल एक बार अपनी फीस बढ़ा पाएंगे। अब 3 साल में एक बार अगर सोनाली फीस बढ़ा पाएंगे तो कहीं ना कहीं 3 साल में एक बार सरकार उनको अलो कर रही है कि 3 साल में हम एक बार फीस बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का विरोध भी आम आदमी पार्टी कर रही है कि 3 साल में एक बार क्यों फीस बढ़ाने के लिए आप दे रहे हैं। ये तो डायरेक्ट आपकी तरफ से अलो हो गया ना स्कूल को, क्योंकि हम तो लगातार ये बात कर रहे हैं कि परिजनों को राहत मिलनी चाहिए, अभिभावकों को राहत मिले, लेकिन आप 3 साल में एक बार फीस बढ़ाने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सही भी है, चूंकि खुद अभिभावकों को इसका फायदा होगा। 3 साल में एक बार फीस बढ़ेगा, और क्या चाहिए जो अभिभावक हैं उनको, क्योंकि 3 साल में एक बार फीस बढ़े। सोनाली मुझे लगता है कि यहाँ पर ना 3 साल में एक बार फीस बढ़ाने को लेकर जो ये बात कही गई ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसको कम से कम 5 से 6 साल रखना चाहिए था, ताकि आने वाले समय में अभिभावकों को कुछ तो राहत देखने को मिले। अब नंबर 3 इसका पॉइंट मेन ये है कि फीस बढ़ाने से पहले सरकार और जनता को अब जानकारी प्राइवेट स्कूल्स को देनी होगी कि जनता को आपको ये बताना होगा कि आप कितनी फीस बढ़ा रहे हैं, उसका क्राइटेरिया क्या है, और सरकार के सामने भी आपको ये बात रखनी पड़ेगी। स्कूलों को हर साल अपना खर्च और आमदनी का रिकॉर्ड अनिवार्य होगा देना कि ये उपलब्ध कराया जाए। गैर कानूनी फीस बढ़ोतरी करने पर 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। अगर कोई स्कूल छात्र का नाम काट देता है या अपमानित करता है 50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार गलती करने पर स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्योंकि हम सोनाली देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है प्राइवेट स्कूलों में कि अगर कोई बच्चा समय से फीस नहीं देता है या फिर शिकायत करते हैं कि फीस हम नहीं दे सकते, फीस बेहद ज़्यादा है, तो वहाँ पर अपमानित कर दिया जाता है बच्चे को कि आप फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्यों स्कूल में आ पा रहे हैं। अब ऐसे में कई स्कूलों में तो ऐसा भी होता है कि बच्चे को नाम काटने की धमकी दे दी जाती है, तो उसमें 50,000 रुपए का जुर्माना। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोनाली। एक छात्र का जो जीवन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और जब स्कूल ऐसे कदम उठाते हैं तो उस छात्र का जो दिमाग है उस पर बहुत ही गहरा असर होता है और बुरा असर भी होता है कई बार कि नाम काट दिया गया, और वो अपने ही जो सहपाठी है जिनके साथ वो पढ़ाई करते हैं उनके सामने ही वो निकल गए, तो उनके लिए बहुत ही तो डिमोटिवेशन हो जाती है। हाँ, डिमोटिवेशन एक रहती है। हाँ। और यहाँ पर एक और मेन चीज सोनाली है, अब आप खुद समझिए कि अगर यहाँ पर बात अगर करें 15%
पेरेंट्स को इकट्ठा करने की बात कही गई है कि अगर आपको किसी चीज़ को लेकर शिकायत करनी है, फॉर एग्जांपल स्कूलों में फीस बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, दर्शकों की जानकारी के लिए हमें डिस्कस करें कि अगर मान लिया जाए किसी स्कूल ने फीस बढ़ाई है, ठीक है, और पेरेंट्स को शिकायत करनी है फीस बढ़ोतरी को लेकर, तो 15% पेरेंट्स की ज़रूरत होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी स्कूल में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनमें से 15% बच्चे उनके माँ बाप अनिवार्य होंगे, वो 15% अभिभावक उस पर साइन करें और उसके बाद जो है वो शिकायती पत्र सौंपा जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात है, अगर कोई सिंगल पेरेंट अगर शिकायत करना चाहे फिर वो तो नहीं कर पाएगा इस हिसाब से, क्योंकि ये कानून ये कहता है कि 100 में से 15% बच्चों के अभिभावकों के सिग्नेचर चाहिए। अब अगर मुझे शिकायत करनी हो कि दिल्ली में जो जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसमें स्कूल की फीस ज़्यादा है, तो उसमें अकेला मैं तो नहीं शिकायत कर सकता, तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है। आपको कैसा लगता है इसे लेकर? मुझे लगता है कि ये ड्रॉबैक ही है, क्योंकि अगर किसी पेरेंट को ऐसा लगता है कि ठीक है फीस सही है, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको लगता है कि नहीं ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के बीच में जिन्हें लगता है ठीक है और जिन्हें लगता है ठीक नहीं है। तो कुछ बात रखेंगे और जो लोग रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं वो लोग नहीं रख पाएंगे, तो मुझे ऐसा फील होता है। क्योंकि अब देखिए, अब जैसे कोई पेरेंट ये चाहता है कि फीस बढ़ोतरी को लेकर शिकायत की जाए, सबसे पहले तो उसे 15% पेरेंट्स को इकट्ठा करना होगा कि कम से कम क्योंकि उसे ये पता होगा क्योंकि मेरे अकेले की सुनाई तो होगी नहीं, तो उसे 15% पेरेंट्स को इकट्ठा करना होगा, उसके बाद शिकायत की जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो एक पॉइंट इस कानून का है, इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए। और आज हालांकि वोटिंग होगी इसे लेकर विधानसभा में, जोरदार हंगामे के आसार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, क्योंकि अतिशी ने सीधे तौर पर कहा कि ये फीस लूट बिल है, फीस लूट बिल है और आप इनडायरेक्टली अलाउ कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों की कि आप फीस बढ़ाइए। अब क्यों आम आदमी पार्टी की तरफ से बात कही जा रही है कि ये फीस लूट बिल है? सोनाली, इसके पीछे क्या लगता है आपको कि क्यों आम आदमी पार्टी ये बात कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 15% देखा जाए तो इतने लोगों को इकट्ठा करना ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी पेरेंट्स जो चाहते हैं जो कम करवाना फी, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, शायद इसकी वजह से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा हो। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये तो रही फीस बढ़ोतरी को लेकर जो अब सरकार बिल लाई है कि अब फीस बढ़ोतरी कम से कम हो। अब देखने की बात है, क्योंकि आज वोटिंग होगी और उसके बाद हो सकता है कि आज पास भी हो जाए। तो दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को फांसी घर के मुद्दे को लेकर भी एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली। अब क्योंकि यहाँ पर फांसी घर को लेकर नोकझोंक देखने को मिली, तो इसीलिए चर्चा का महत्वपूर्ण विषय ये हो जाता है। सोनाली, आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 में एक कमरे को फांसी घर बताकर संरक्षित करने के दावे को मौजूदा भाजपा सरकार ने खारिज कर दिया है और इसे टिफिन रूम करार दिया गया। इसका मतलब ये कि 2022 में आम आदमी पार्टी ने एक कमरे को फांसी घर बताया गया था कि यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। लेकिन उसके बाद कल जब ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो कोई फांसी घर नहीं था, वो एक टिफिन रूम है। वो एक टिफिन रूम है। वो फांसी घर जिसे आम आदमी पार्टी फांसी घर बता रही थी, वो फांसी घर नहीं था, एक टिफिन रूम था। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली वासियों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया, क्योंकि जो चीज है ही नहीं आप वो कह कैसे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर स्टूडियो में इस समय बैठकर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बाहर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा कि दिल्ली वासियों को गुमराह आप क्यों कर रहे हैं, जहां पर फांसीगर था ही नहीं वहां पर क्यों आप फांसीगर बता रहे हैं। साथ ही साथ इस मामले की जांच का ऐलान भी किया गया है। नंबर 1, दिल्ली विधानसभा 2 खेमों में बटी हुई नजर आई। इस पूरे विवाद को लेकर दिल्ली विधानसभा 2 खेमों में बटी इसलिए नजर आई क्योंकि एक तरफ भाजपा इसे आम आदमी पार्टी की गलत बयानबाजी बता रही है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को, जाहिर सी बात है, अगर कहीं टिफिन रूम है मान लिया जाए, अगर उसको मैं फांसी घर बताऊंगा तो जाहिर सी बात है दूसरा पक्ष जो उसे गलत बयानबाजी बताएगा। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है जो इसे एक ऐतिहासिक स्थल मान रही है। आम आदमी पार्टी विधायकों ने सदन में कहा कि यहाँ पर AI भी इस जगह को फांसी घर ही बता रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नजरिए से एक फांसी घर ही। अब सभी की नजर
आज के सत्र पर भी रहेगी, जहां पर इस मुद्दे को लेकर और ज्यादा बहस होने की उम्मीद है। क्योंकि सोनाली देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही है कि फांसी घर है, बीजेपी कह रही है टिफिन रूम। तो आज बहस देखने को मिलेगी। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक दिल्ली वासी होने के नाते आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है, तो एक जांच होनी चाहिए ना इस मामले को लेकर कि हमें कम से कम ठीक पता चले कि अगर वहां पे फांसी घर था तो यही जानकारी हो या फिर टिफिन रूम था, एक अच्छी जानकारी हमें मिले और करेक्ट जानकारी मिले। आज इस पर चर्चा भी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, चर्चा होनी जरूरी है क्योंकि टिफिन जो रूम है उसे फांसी घर कहा जा रहा है। हाँ। इसको लेकर के पहला तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। और एआई का सहारा लेकर के कहा जा रहा है। एआई कई बार हमें गलत जानकारियां भी, आम आदमी पार्टी ने एआई की बात की है, तो कहीं ना कहीं एआई हमें गलत जानकारियां भी दे देती है। तो उसको लेकर के भी जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई में वो टिफिन घर था या वो फांसी घर था। इसको लेकर के बिल्कुल जांच होनी चाहिए। पुराने दस्तावेज जो है वो खंगालने चाहिए, जो ब्रिटिश कालीन दस्तावेज है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों का जिक्र कल विधानसभा में देखने को भी मिला है। और ये विषय विधानसभा की गरिमा से इसलिए जुड़ा है क्योंकि भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर विधानसभा की गरिमा से जोड़ने का काम किया कि ये विधानसभा की गरिमा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि यहाँ पर शिलापट्ट लगाकर इसे फांसी घर बताना गंभीर मामला है। उन्होंने विपक्ष से इस स्थिति पर एक स्पष्ट रुख करने के लिए कहा है। अब विधानसभा के मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी। मामला ये है सोनाली कि जो टिफिन रूम है, जैसे भारतीय जनता पार्टी टिफिन रूम कह रही है और आम आदमी पार्टी फांसी घर कह रही है कि ये पूरा ना एक लकड़ी का रूम है, लकड़ी का रूम है और उसमें एक रस्सी लगी हुई है और वो वुडन ब्लॉक से कनेक्ट है। तो इसीलिए भी जो आम आदमी पार्टी उसे फांसी घर बता रही है। लेकिन बीजेपी का कहना ये है कि दस्तावेजों के हिसाब से बात अगर करें तो वो खाना लाने और ले जाने के रूप में एक लिफ्ट के रूप में उसे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक टिफिन रूम के तौर पर इस्तेमाल होती थी। तो फांसी घर पर जो बहस देखने को मिली, आतिशी ने यह कहा कि फांसी घर पर बहस करना एक समय की बर्बादी है। हम क्यों ऐतिहासिक मुद्दों को लेकर बहस कर रहे हैं? एक तरफ क्योंकि एक समय 2022 में वो था कि आम आदमी पार्टी ने इसे फांसी घर जब बताया, लेकिन अब अगर भारतीय जनता पार्टी से टिफिन रूम बता रही है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये भी प्रयास है कि राजनीतिक रूप से हम पर जो आरोप लग रहे हैं उनसे बचा जाए। और इस बात को आतिशी ने घुमाया किस तरफ कि यहाँ पर फांसी घर की बजाय विकास को लेकर आप बात करें, क्योंकि फांसी घर पर अगर भारतीय जनता पार्टी का एक अलग पर्सपेक्टिव है तो आम आदमी पार्टी तो घिरती हुई नजर ही आ रही है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस बहस का विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में बिजली, पानी और सड़कों जैसी समस्याओं को लेकर चर्चा होनी चाहिए, जिस पर चर्चा अनिवार्य भी होती है। अब फांसी घर पर बहस को वे समय की बर्बादी मानती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सोनाली, तो कहीं ना कहीं मैं जो है मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ कि किसी भी विधानसभा को लेकर जब सत्र की शुरुआत होती है, क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ है, अब ऐतिहासिक चीजों को लेकर भी बातचीत होनी चाहिए, जरूरी है। लेकिन जो अहम बात होती है वो जनता के विकास को लेकर होती है कि जनता को, अब मॉनसून सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र के बाद जनता को क्या मिला उस मॉनसून सत्र से? एक ये भी तो सवाल है ना कि अगर सारा समय ऐतिहासिक चीजों को लेकर डिबेट पर चला जाएगा तो उसमें आम जनता के हितों को लेकर क्या चर्चा होगी? सोनाली, बिल्कुल सही कहा आपने। जो बिजली बिल है या फिर आम जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है दिल्ली में, इसको लेकर के भी चर्चा होनी चाहिए और ऐतिहासिक बातों पे कम चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब ट्रंप टैरिफ का जिक्र सोनाली पूरी दुनिया में इस समय देखने को मिल रहा है कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, पूरी दुनिया परेशान है। और बीच में तो ये भी देखने को मिला कि ये जो ट्रंप की टैरिफ नीति है वो बैकफायर कर गई, है ना। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज भारत पर और ज्यादा टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। ताजा अपडेट ये है, 7 अगस्त से लागू हो गया टैरिफ, यानी कि कल से। आज 6 अगस्त है, कल 7 अगस्त है, तो कल से टैरिफ लागू हो जाएगा। अब ट्रंप जो अपने बयान जो है वो लगातार बदलते भी हैं। उन्होंने ये कल यानी कि मंगलवार को ये कहा था कि वे 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ लगाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था और साथ ही ये भी कहा था कि भारत मेरा दोस्त है, भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। एक तरफ भारत के साथ आपके अच्छे संबंध है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की कंपेयर में आप एक तराजू में पाकिस्तान और भारत को कैसे तोल सकते हैं? और उसके बाद टैरिफ आप इतना बढ़ाने की बात करें जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये किस तरीके की दोस्ती है सोनाली? बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ ट्रंप दोस्त कहते हैं और दूसरी तरफ ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत व्यापार में अच्छा नहीं है। तो दोनों जो चीजें हैं वो बिल्कुल अपने आप से ही अलग है। दोस्त भी बता रहे हैं और व्यापार में भी अलग बता रहे हैं, टैरिफ भी लगा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं एक दोहरी नीति डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक क्रेडिबिलिटी जो पहले उनके टर्म में थी वो आज के टर्म में नहीं है। और उन्होंने आज से 2 से 3 दिन पहले एक अहम स्टेटमेंट दिया। मैं कोट करता हूं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से एक डेड इकोनॉमी है। भारत की इकोनॉमी डेड है, ये बात उन्होंने बड़ी बात कही थी। भारत जबकि आज के समय में लगातार अपने नंबर को ग्रो करता हुआ एक देश बन रहा है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं सोनाली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वॉर मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है, यानी कि रशिया से कम कीमत पर ईंधन लेना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे ज्यादा कीमतों में बेच देना, इजाफा मतलब एक जो है मुनाफा कमा रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर ओपन मार्केट में तेज दामों में बेच रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूस के हमले से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। अब ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की को अपमानित करके निकाल दिया था ओवल ऑफिस से। अगर आपको याद हो, आज से 5 से 6 महीने पहले की बात है, रिकॉल अगर करें तो व्लादिमीर जेलेंस्की जब ओवल ऑफिस में गए तो किस तरीके से उनसे एक ऐसा व्यवहार किया गया, एक बदसलूकी भरा व्यवहार मैं कहूंगा। इसमें मुझे कोई दो मत दो राय नहीं, कोई अतिशोक्ति नहीं है कि किसी देश के राष्ट्रपति के साथ आप अपने देश में आमंत्रित करके ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। और आज ही उसी यूक्रेन को लेकर आप भारत को ये कह रहे हैं कि रशिया से कम दामों में खरीद कर महंगे दामों में बेच रहा है भारत, तो भारत पर टैरिफ में भारी इजाफा करूंगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। साथ ही संकेत दिया कि अमेरिका में आने वाली दवाओं पर टैरिफ बढ़ाकर 250% तक कर दिया जाएगा। ये एक अहम बात सोनाली इसलिए क्योंकि अमेरिका में भारत से 30% दवाइयों का जो है वो अमेरिका आयात करता है और भारत निर्यात करता है। तो इसे किस तरीके से देखते हैं, अगर दवाइयों पर 250% का टैरिफ बढ़ जाएगा तो एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर भारत के निर्यात में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 30 जो अपनी दवाइयाँ हैं अमेरिका में भेजता हूँ, अमेरिका उस पर 250% टैरिफ लगाएगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोग मेरी दवाई क्यों खरीदेंगे, वो अपनी लोकल दवाई खरीदेंगे। तो मेरा तो नुकसान है, देश का कितना नुकसान है इसमें आप देखते हैं। बिल्कुल बहुत ही नुकसान होगा क्योंकि वो खुद की दवाइयाँ खरीदेंगे और भारत की जो दवाइयाँ हैं उनकी जो बिक्री है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो इसमें देश का नुकसान भी है। बिल्कुल। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर जब अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन इसका होगा, तो यूरोपियन कॉरिडोर के दरवाजे भारत के लिए खुल जाएंगे। नए आयात और निर्यात के जो साधन है भारत के लिए ढूंढ पाना एक आसान बात होगी। भारत को मौका मिलेगा कि यूरोपियन कॉरिडोर में जाए और उसके बाद जो है अपने आयात निर्यात साथियों को वहां पर एक्सप्लोर करे, जिससे भारत को एक मौका भी मिलेगा कि नए साथियों को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अमेरिका पर डिपेंडेंसी अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो तेवर है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं तो हमने आपको बताया कि अमेरिका टैरिफ किस तरीके से भारत पर लगाने वाला है। तो आज मौसम की बात अगर कर लें तो दिल्ली वालों, मौसम आज सुहाना है। आज के मौसम से हाल कुछ ऐसे पूरे दिन भर रहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में जो तापमान में एक गिरावट देखने को मिल रही थी आज भी वो जारी रहेगी। हालांकि आज एक हल्की ठंड का एहसास भी सुबह सुबह जब मैं ऑफिस आ रहा था तो मुझे भी एक ठंड का एहसास हुआ सोनाली की आज कहीं ना कहीं मौसम के तापमान में गिरावट है। 24 डिग्री न्यूनतम तापमान है आज। बिल्कुल सही कहा बसंत आपने। जब मैं भी घर से निकली तो कहीं ना कहीं वो नमी और वो ठंड जो है हल्की सी जरूर महसूस हुई मुझे। बिल्कुल, तो आज सुबह से ही हल्की ठंड का एक एहसास जो है वो महसूस किया जा सकता है। दिल्ली में आज बारिश की संभावना जताई गई है सोनाली। कल भी बारिश की संभावना तो जताई गई थी, लेकिन जितनी बारिश होनी थी उतनी हुई नहीं। छिटपुट बारिश, 5 से 10 मिनट की बारिश बूंदाबांदी देखने को मिली होगी मुश्किल से, अदरवाइज बारिश हुई नहीं। मौसम जो है कितना बेईमान है, ये कहावत बिल्कुल सही बैठ रही है इन दिनों में। बिल्कुल सही कहा आपने, मौसम तो बेईमान है ही, साथ ही साथ आप चाय पकौड़े का भी मजा ले सकते हैं अगर बारिश हुई तो। हाँ, अगर बारिश हुई तो, क्योंकि आज अनुमान तो जताया ही गया है, आगे देखना होगा बारिश होती है। दिल्ली एनसीआर के कई रीजन्स में आज जो बारिश हो सकती है ना। आज अधिकतम तापमान जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस आज रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अलर्ट दिया है। तो वहीं अब बात अगर करें दिन में घर से बाहर लेकर निकले तो आप छाता लेकर निकल सकते हैं। अगर बारिश हुई तो आपका साथ देगा, अगर बारिश हुई तो बारिश के साथ मिलकर जाम भी आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जब बारिश होती है तो जाम की कंडीशन भी देखने को मिलती है। हम देखते हैं एक तरफ बारिश दूसरी तरफ जाम, एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है राजधानी दिल्ली में जो कि लोगों को परेशान करता है। क्योंकि दिल्ली की सड़कें पेरिस की सड़कें तो है नहीं
कि ड्रेनेज व्यवस्था इस तरीके से हो जैसा कि अरविंद केजरीवाल साहब ने दावा किया था अपने कार्यकाल के दौरान कि पेरिस और लंदन की सड़कें मैं राजधानी दिल्ली में बना कर दूंगा, वैसा तो हुआ नहीं। अब ऐसे में आज दिल्ली की सड़कें जो हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो दिल्ली की ही हैं। अब मौसम में अगर बदलाव होता है तो बारिश हुई तो आईटीओ की तरफ, अक्षरधाम से जब नोएडा की तरफ आप आते हैं या फिर कश्मीरी गेट की तरफ से निकल कर करनाल बाईपास की तरफ बढ़ते हैं तो जो ये रास्ते हैं आज वो चौक रह सकते हैं, क्योंकि आज वीक डे भी है, वीक का मिडल चल रहा है, लोग अपने घरों के लिए भी निकलते हैं सुबह सुबह, तो कहीं ना कहीं अब जाम की समस्या भी लोगों को परेशान कर सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, लोग जाम से तो परेशान होंगे, साथ ही साथ जल भराव से भी लोग ज्यादा परेशान होंगे और उससे जाम कहीं ना कहीं ज्यादा उससे आज एक खास बात ये है सोनाली कि आज बारिश की संभावनाएं कम बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं और ये मौसम दिल्ली वाले एंजॉय करते हैं, क्योंकि बारिश अगर हो जाए तो बारिश ज्यादा अलोक करती नहीं है दिल्ली वालों को कि आप लुत्फ उठाए, मजा लीजिए, क्योंकि आधे घंटे की बारिश हुई नहीं कि वो परेशानी लगने लगती है, उसमें लगने लगता है दिल्ली वालों को जल भराव हो गया, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, दोपहिया वाहन डूब जाते हैं, रास्ते जो है वो जलमग्न हो जाते हैं। तो लेकिन बारिश हो ना, बारिश जैसा मौसम हो, ये दिल्ली वालों के लिए एक गजब का कॉम्बिनेशन रहता है। बारिश होनी नहीं चाहिए लेकिन बारिश का मौसम जरूर होना चाहिए, ये एक दिल की इच्छा दिल्ली वालों की रहती है, क्योंकि बारिश अगर होती है तो आधे घंटे से ज्यादा का समय दिल्ली वालों को मजे लेने के लिए देती नहीं है, लेकिन बारिश का मौसम जो है वो जरूर दिल्ली वालों को लुत्फ उठाने का मौका देता है। तो ये तो हमने आपको बताया मौसम के हाल, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात मौसम की हमने आपको बताई किस तरीके से मौसम रहेगा, उसके बाद जाम की स्थिति कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी वो भी हमने आपको जानकारी दी। तो अब अगर आप घर से निकल चुके हैं, क्योंकि दिल्ली का कॉर्पोरेट सेक्टर दिल्ली की जान है साहब, और 9 बजे घर से निकलते हैं दिल्ली वाले और गाड़ी में फ्यूल वगैरह डलवाते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि आज भी मैंने अपनी जो गाड़ी है वो फुल कराई है, तो फ्यूल डलवाना है तो घर से बाहर आप निकलें। तो अब पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो हम आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर है। दिल्ली में डीजल की कीमतें बताइए सोनाली। दिल्ली में डीजल की बात करें तो 87.67 रुपये प्रति लीटर है, और वहीं दिल्ली में अगर सीएनजी की बात करें तो 76.5। सीएनजी वालों की चांदी बहुत ज्यादा है साहब, क्योंकि सीएनजी वाले किलोग्राम में, माफ कीजिएगा, किलोग्राम में, क्योंकि सीएनजी होती है, आपने लीटर में बता दिया। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप जाएं और आप ये कहें कि 2 लीटर सीएनजी डाल दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप एक हंसी का पात्र बन जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादा बदलाव पिछले कुछ समय से अलग देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी ज्यादा तो है, ज्यादा तो है। तो ये तो पेट्रोल डीजल के दाम की बात हमने की। तो बात अब करते हैं सोने चांदी की कीमतों की, क्योंकि अब रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन के समय पे सोने चांदी की बिक्री भी तेज हो जाती है, और त्योहारी सीजन में तो हमारे में देखने को ये मिलता है हमारे भारत देश में कि जो सोने चांदी की खरीदारी वो बहुत ज़्यादा लोग करने लगते हैं। रक्षाबंधन पर जो भाई है अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए सोने की खरीदारी करते हैं। जो राखी बांधी जाती है उसमें भी कभी कभी देखने को मिलता है कि जो बहन अगर ज़्यादा मेहरबान हो जाए तो सोने का यूज़ राखी में हो जाता है, लेकिन रेयर टू रेयर देखने को मिलता है। तो सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे सोने चांदी की कीमतें हो रही है, लेकिन सोना जबरदस्त छलांग मार चुका है, 1 लाख रुपए के पार पहुंच चुका है सोना। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ की वेबसाइट के मुताबिक आज जो 24 कैरेट सोने के दाम है वो 1,76,000 रुपए, 1 लाख के पार जा चुका है। अब ये दाम तो भारी है ही, और सुनने में दिल पर भी एक भार पड़ता है कि 1 लाख के पार सोना खरीदे या ना खरीदे, 1 ग्राम खरीदे, 2 ग्राम, 1-2 ग्राम से तो कुछ होने वाला है नहीं, और प्रति 10 ग्राम के हिसाब से ये जो सोने के दाम है अपने आपको बताया। और मेरी सहयोगी सोनाली अब आज मुझे लगता नहीं है कि सोना खरीदने का प्लान करेंगी, क्योंकि सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है। और चांदी की कीमतें बता दीजिए सोनाली, आज क्या है? आज अगर चांदी की कीमत की बात करें तो 1,12,422 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से चांदी की कीमत है। तो यानी कि चांदी भी अब चमकती हुई नजर आ रही है। सोने चांदी की कीमत तो तेज है ही, और साथ ही साथ अब दाम भी बेहद ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अब ये सोचने के लिए मजबूर भी कर देते हैं कि सोने को खरीदा जाए ना खरीदा जाए। लेकिन गृहिणियों के लिए एक मतलब की बात ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सोने चांदी की कीमतों के बारे में उनको ज़रूर पता करना होता है, भले ही कुछ चीज़ बनवाए ना बनाए, कोई ज्वेलर्स के पास जाए ना जाए, लेकिन उन्हें पता ज़रूर होना चाहिए कि सोने चांदी की कीमतें क्या है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें जी दिल्ली NCR हरियाणा। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम की समाप्ति।